नया चैप्टर स्टार्ट करना है आज, वो है जॉब वर्क। जॉब वर्क का जो प्रोसीजर होता है वो नॉर्मली तो आप लोगों को पता है इसका सारा का सारा खेल। ठीक है, प्रिंसिपल जो है वो जॉब वर्कर को जब गुड्स भेजता है, देखो इसके लिए जो सेक्शन है वो 143 है। ये कंसेप्ट आपने ऑलरेडी आईटीसी के चैप्टर में मैंने आपको बता दिया था, प्रिंसिपल प्लस जॉब वर्कर। प्रिंसिपल जब जॉब वर्कर को इनपुट्स या कैपिटल गुड्स सेंड करेगा, ठीक है, तो यहाँ पे पहली बात तो कोई टैक्स इनवॉइस नहीं बनाना। क्या बनाना है यहाँ पे टैक्स इनवॉइस की जगह, कौन बताएगा? टैक्स इनवॉइस की जगह क्या बनाना है यहाँ पे? डिलीवरी चालान। ठीक है जी, तो यहाँ एक डिलीवरी चालान बनाया जाता है। एक तो ये बात। दूसरी बात, क्या इसको सप्लाई मानेंगे क्या? इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। ठीक है, इसको सप्लाई नहीं मानेंगे। तो डिलीवरी चालान इश्यू हो जाएगा। टैक्स जमा कराना पड़ेगा क्या? नहीं कराना पड़ेगा। तो ये सारी बातें आपको ऑलरेडी पता है, ये सेक्शन 143 में। ठीक है, चलो। अब इनपुट्स भी भेजा जा सकता है, कैपिटल गुड्स भी भेजा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर इसमें एक टाइम लिमिट होती है कि जब हमने सेंड किया है वहां से कितने टाइम में या तो मेरे खुद के पास रिटर्न आ जाना चाहिए या फिर जॉब वर्कर की प्रीमाइसेस से सेल हो जाना चाहिए, मतलब सप्लाई हो जाना चाहिए। मतलब दो सिचुएशन पॉसिबल है, एक तो रिटर्न बैक, है ना, एक तो रिटर्न बैक फर्स्ट पॉसिबिलिटी, एंड सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि वहां से सप्लाई कर दो। ये कितने टाइम में हो जाना चाहिए आपको अगर याद हो तो? वेरी गुड। अगर इनपुट्स है तो 1 साल का टाइम है, अगर कैपिटल गुड्स है तो 3 साल का टाइम है। पर कुछ कैपिटल गुड्स के एक्सेप्शन होते हैं, लगाओ दिमाग, याद करो। कुछ कैपिटल गुड्स में एक्सेप्शन होते हैं जहां पे 3 साल का क्राइटेरिया वर्क नहीं करता। वेरी गुड। मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स, टूल्स। ठीक है, इनके ऊपर 10 साल वाला क्राइटेरिया लागू नहीं होगा। 3 साल वाला, सॉरी। चलो आगे बढ़ते हैं हम। दूसरी बात, एक तो कि आपको रिटर्न बैक मंगाना है या फिर आप जॉब वर्कर के यहाँ से डायरेक्ट सप्लाई भी कर सकते हो। वो करना है तो भी सेम टाइम लिमिट है आपके पास। ठीक है, यही है आपका इनपुट्स का 1 साल का और कैपिटल गुड्स का 3 साल का। ये सारी बातें कहाँ दे रखी है हमें? सेक्शन 143 में दे रखी है। चलो देखो, नॉर्मली सारी चीजें आती है आपको इसकी। पहला बोला है, एक रजिस्टर्ड पर्सन प्रिंसिपल में अंडर इंटीमेशन सेंड इनपुट्स और कैपिटल गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स टू जॉब वर्कर फॉर जॉब वर्क। ठीक है, जॉब वर्कर को भेजी जा सकती है जॉब वर्क के पर्पज के लिए। फ्रॉम देयर, हाँ एक कंसेप्ट हो रहा है, उस जॉब वर्कर से, जैसे प्रिंसिपल ने जॉब वर्कर को भेजा, जॉब वर्कर 1 को, तो यहां से जॉब वर्कर 2 को भी भेजी जा सकती है। सेम प्रोसेस होगा, इसको भी सप्लाई नहीं माना जाता जाएगा, डिलीवरी चालान इशू होगा, टैक्स का पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। चलो जी, ये तो हो चुका है हमारा। आगे जो गुड्स जाएगा उसके साथ करना क्या है? उसके साथ दो पॉसिबिलिटी है, पहला ब्रिंग बैक, दूसरा सप्लाई। या तो उसको वापस ले आओ या उसको सप्लाई कर दो। इनपुट्स होगा, ठीक है, इनपुट्स भले ही जॉब वर्क हो चुका हो या जॉब वर्क नहीं हुआ हो, उसको वापस रिटर्न मंगाना कितने टाइम में? 1 साल में। कैपिटल गुड्स होंगे तो 3 साल में। मोल्ड्स, डाइज, जिग्स, फिक्सचर्स, टूल्स, ये 5 चीजें हैं जिन पे ये 3 साल वाला क्राइटेरिया वर्क नहीं करेगा। ठीक है जी, मतलब अपने प्लेस ऑफ बिजनेस पे मंगवा लें विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स, मंगवाते वक्त भी कोई टैक्स नहीं देना, उसको भी सप्लाई नहीं मानेंगे। कौन मुझे बताएगा अगर ये 1 साल और 3 साल वाला क्राइटेरिया ब्रीच हो गया, मतलब 1 साल 3 साल में हमने रिटर्न नहीं मंगवाया तो क्या होगा? अगर 1 साल 3 साल में हमने इनपुट्स या इनपुट्स को, कैपिटल गुड्स को वापस नहीं मंगवाया तो उसे डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। एक पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है, उसको डीम्ड सप्लाई का टाइम ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा? जब प्रिंसिपल ने भेजा था वो, या जब जॉब वर्कर से निकल रहा है वो, या फिर 1 साल 3 साल? डीम्ड सप्लाई की जो टाइम ऑफ सप्लाई है वो क्या मानी जाएगी? प्रिंसिपल ने भेजा था वो। वेरी गुड।
ठीक है, तो आपको सब याद है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ये लगभग चीजें आपको आती है। आगे बोला है वहां से सप्लाई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। वहां से इनपुट सप्लाई करोगे तो 1 साल में हो जाने चाहिए, कैपिटल गुड सप्लाई करोगे तो 3 साल में हो जाने चाहिए। ठीक है, अगर इंडिया में भेज रहे हैं तो ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स। अब देखो यहां से अगर सप्लाई हो रहा है, मुझे बताओ यहां से सप्लाई हो रहा है तो ये सप्लाई किसकी मानी जाएगी, प्रिंसिपल की मानी जाएगी कि जॉब वर्कर की मानी जाएगी ये सप्लाई? ठीक है, ये सप्लाई जो है ये प्रिंसिपल की है, तो अब तो नॉर्मल तरीके की सप्लाई है ना। इस सप्लाई के लिए तो टैक्स इनवॉइस इशू करोगे आप, टैक्स इनवॉइस भी इशू करोगे और टैक्स का पेमेंट भी करेंगे। ठीक है, तो अगर जॉब वर्कर के प्रीमाइसेस से सप्लाई किया जा रहा है तो नॉर्मल प्रोविजन सप्लाई हो जाएंगे प्रिंसिपल के ऊपर, जॉब वर्कर का इसमें कोई रोल नहीं है। दूसरा, मान लेता हूं मैं यहाँ पे जो सप्लाई हो रही है जॉब वर्कर से वो एक्सपोर्ट सप्लाई हो रही है, अब क्या होगा? सेम है, आपको पता है एक्सपोर्ट में 2 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, विद पेमेंट, विद आईजीएसटी भेज दो या विदाउट आईजीएसटी भेज दो, एज यू विश। दोनों ऑप्शन एक्सरसाइज किए जा सकते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, तो बोल रहे हैं इंडिया में भेजोगे तो ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स भेज देना, और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स अगर एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो। क्लियर है यहां तक? आगे आ जाते हैं। फर्स्ट प्रोविजो, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करना है आपको। फर्स्ट प्रोविजो क्या बोल रहा है? प्रिंसिपल जॉब वर्कर की प्रीमाइसेस से अगर सप्लाई करना चाहता है ना तो उसको एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है, वो क्या? जो प्रिंसिपल का एक एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करना पड़ेगा उसको जॉब वर्कर वाली प्रीमाइसेस को। समझ में आ रही है बात? देखो मैं समझाता हूँ। मान लेते हैं प्रिंसिपल जो है उसका एड्रेस है ये ए, कोई भी समथिंग में ए लिख रहा हूं यहाँ पे, जयपुर। ठीक है, ये इसका एड्रेस है, तो ये तो हो गया प्रिंसिपल का प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। अब अगर प्रिंसिपल जॉब वर्कर की प्रीमाइसेस से सप्लाई करने का मूड रखता है तो ऐसे केस में प्रिंसिपल को अपने रजिस्ट्रेशन को क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। इसमें एक एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस शो करना पड़ेगा। किसका एड्रेस? जॉब वर्कर का जो एड्रेस है, मान लेते हैं जॉब वर्कर का एड्रेस है बी बीकानेर, है ना, तो इस एड्रेस को यहाँ पे इसको मानना पड़ेगा क्या, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, क्लियर है? ये कब करना है? जब जॉब वर्कर अनरजिस्टर्ड हो तब ऐसा करना है। देखो क्या लिखा हुआ है, the principal shall not supply the goods from the place of business of job worker in accordance with the provisions of this clause unless the said principal declares the place of business of job worker as his additional place of business. ठीक है, सप्लाई करने से पहले, हाँ जी वेरी, सप्लाई करने से पहले ही उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। डिक्लेयर कहाँ होता है आप जानते हो, आप जब रजिस्ट्रेशन लेते हो तो उसमें आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस भी बताना पड़ता है, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेसेस भी बताने पड़ते हैं। कोई इशू नहीं है, रजिस्ट्रेशन के वक्त आपके और जॉब वर्कर का नहीं बताया आपने तो बाद में आप अमेंड करवा लो। ठीक है, रजिस्ट्रेशन पर्टिकुलर्स को अमेंड करवाओ और उसमें जॉब वर्कर के प्लेस को आपका एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस शो करना पड़ेगा, तभी आप उसकी प्रीमाइसेस से सप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज अलाउड नहीं है। पर इसका एक एक्सेप्शन है, ध्यान रखना। क्या एक्सेप्शन है? अगर जॉब वर्कर खुद रजिस्टर्ड है तो फिर प्रिंसिपल को वहां पे एडिशनल प्लेस डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या? मतलब ये आप बोल सकते हैं प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है कि जब आप जॉब वर्कर के यहाँ से सप्लाई करोगे तो आपको एक एडिशनल काम करना पड़ेगा प्रैक्टिकली, वो क्या करना है वो आपको याद रखना है। फटाफट से बोलो बच्चा, क्लियर है क्या? चलो, एक और है इसकी एक्सेप्शन, वो आपकी बात कर रहा है कि कमिश्नर किसी गुड्स को नोटिफाइड कर दे तो उस रेस्पेक्ट में भी एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अब ये जो इनपुट्स और कैपिटल गुड्स जॉब वर्कर के यहाँ पड़े हैं उनकी प्रॉपर अकाउंटिंग करने का जिम्मा किसका है? प्रिंसिपल का जिम्मा है। ध्यान रखना, प्रिंसिपल को उसके अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे प्रॉपर, कि कौन सा गुड्स, कौन सा इनपुट्स, कौन सा कैपिटल गुड्स किस प्रिंसिपल के यहाँ पे पड़ा है। मेरा ऑफिसर आके कभी भी चेक कर सकता है। चलो नेक्स्ट, ये तो छोटी छोटी सी बातें हैं। थर्ड पॉइंट जानते हो आप, अगर इनपुट्स वापस नहीं आते
या वहां से सप्लाई नहीं किए जाते कितने टाइम में, 1 साल के अंदर अंदर, तो उसको क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड सप्लाई। अब देखो पूरा पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ रही आपको, केवल और केवल हाईलाइटेड पोर्शन को आप पढ़ोगे तो आपको पैराग्राफ पूरा अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो जितनी कोशिश, जितना टाइम मुझे मिला उतनी मैंने कोशिश की है मैं ये ऐसे कर सकूं। ठीक है, जहां नहीं हो आप भी ऐसी प्रैक्टिस बना लो कि इस तरीके से आप इनको अंडरलाइन या नोट्स बना लो ताकि आपको पूरा पैराग्राफ रीड नहीं करना पड़े। ठीक है, सेम पॉइंट है फोर्थ वाला, कैपिटल गुड्स के बारे में अगर हम बात करें कि वो अगर वापस नहीं आ रहे या फिर वो सप्लाई नहीं हो पा रहे 3 साल के अंदर अंदर, ठीक है, तो उनको भी क्या मान लिया जाएगा, डीम्ड सप्लाई। बस इंपॉर्टेंट क्या है उसकी डेट, कब से मानेंगे, व्हेन दे वर सेंट आउट, जब वो सेंट आउट हुए से वहां से उनको डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। ठीक है जी, दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट। तो जहां मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको पहले ही बता रहा हूं। ये क्या बोल रहा है, जैसे जॉब वर्कर अपने यहाँ पे काम करेगा, है ना, तो प्रिंसिपल ने इनपुट भेजा, मान लेते हैं कपड़ा, प्रिंसिपल ने जो इनपुट भेजा वो था फैब्रिक। अब फैब्रिक से क्या किया, जॉब वर्कर ने यहाँ पे सपोज कोई शर्ट बनाया, अब यहाँ पे कुछ वेस्ट स्क्रैप भी तो निकलेगा, वो वेस्ट और स्क्रैप के ऊपर क्या प्रोविजन लागू होगा, क्या वो वेस्ट स्क्रैप सेल करने पे ड्यूटी लगेगी या ड्यूटी नहीं लगेगी, तो बहुत सिंपल सा प्रोविजन है, ड्यूटी तो लगेगी ही लगेगी। बोल रहे हैं अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो जॉब वर्कर इनको बेचते वक्त ड्यूटी का पेमेंट करेगा, अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो इनको बेचने पे प्रिंसिपल को ड्यूटी का पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखो फिफ्थ क्लोज में, एनी वेस्ट स्क्रैप जनरेटेड ड्यूरिंग जॉब वर्क, जॉब वर्क के दौरान कोई वेस्ट स्क्रैप निकलेगा तो may be supplied by the job worker directly from his place of business on payment of tax if such job worker is registered। अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड है तो वो खुद सप्लाई करके उस पर टैक्स जमा कराएगा, अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर ये प्रिंसिपल की जिम्मेदारी होगी, वो उसके ऊपर टैक्स पे करेगा, अगर वो सप्लाई होता है तो। ध्यान रखना, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि मैं वेस्ट स्क्रैप निकला तो ड्यूटी देनी पड़ेगी, अगर वेस्ट स्क्रैप को सप्लाई किया जाएगा, बेचा जाएगा, तो ड्यूटी देने की लायबिलिटी किसकी है। क्लियर, चलो जी, तो एक टॉपिक है आपका ये खत्म हो चुका है जॉब वर्कर का, ये छोटे छोटे से टॉपिक है, मैंने चैप्टर वाइज ही बना दिया ताकि आप हेडिंग देख के समझ जाओ। चले नेक्स्ट पे, नेक्स्ट टॉपिक की बारी है, फटाफट से एक बार रेडी का मैसेज डाल दो, आर यू रेडी। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेक्शन नंबर 171, एंटी प्रॉफिटरिंग। ये कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा वर्किंग में है ये वाला कंसेप्ट अभी। एंटी प्रॉफिटरिंग का मतलब क्या है, देखो इस शब्द को अगर आप तोड़ोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट को एंटी, एंटी प्रॉफिट का मतलब क्या हो सकता है, सोच के देखो, वायरस का अगर एंटीवायरस होता है मतलब वायरस को खत्म करने वाला, वैसे ही प्रॉफिट को खत्म करने वाला जो प्रोविजन है वो होता है एंटी प्रॉफिटरिंग। समझ पा रहे हो क्या, अगर आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है और उस प्रॉफिट को डिपार्टमेंट खत्म करना चाह रहा है तो उसको बोला जाएगा एंटी प्रॉफिटरिंग। अब कौन से प्रॉफिट की बात कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है, ऐसा थोड़ी चाहता है डिपार्टमेंट की जिसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा लिया वो प्रॉफिट ना कमाए, क्या ऐसी इंटेंशन हो सकती है कभी जीएसटी डिपार्टमेंट की कि जीएसटी में जो टैक्सेबल पर्सन है या जो रजिस्टर्ड है उसको प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ऐसी इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन क्या है वो अच्छे से देखना, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि टैक्स प्रोविजन की वजह से अगर कोई बेनिफिट मिलता है तो, लॉजिकली समझना इस चीज को, मैं बोल रहा हूं टैक्स जो है, टैक्स, टैक्स का अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर है, अल्टीमेट बर्डन किसके ऊपर आता है टैक्स का, सप्लायर के ऊपर या कंज्यूमर के ऊपर, कंज्यूमर के ऊपर। चलो जी वेरी गुड, तो अब मान लेते हैं टैक्स, सपोज गवर्नमेंट ने टैक्स लगा रखा है 18%,
मतलब कंज्यूमर की जेब से 18% टैक्स लगेगा, कोई इशू नहीं है। अब बात ये आ रही है कि जब 18% टैक्स था तो कंज्यूमर को सामान दिया जा रहा था 118 रुपए में, है ना। 118 रुपए कैसे कैलकुलेट हुए? 100 रुपए की इसमें वैल्यू ऑफ सप्लाई थी, 18 रुपए का इसमें टैक्स था, ठीक है। अब आपको पता है जो अल्टीमेट कंज्यूमर होता है ना, अल्टीमेट कंज्यूमर है, उसको टैक्स पोर्शन से कोई मतलब होता है क्या? आज अगर आप पार्ले जी खरीदने जाओगे बाजार में, तो क्या आप ये माइंड लगाओगे क्या उसमें? अगर 5 रुपए का पार्ले जी का पैकेट है तो चलो 4.5 रुपए लगे हैं, 50 पैसे तो जीएसटी में गए हमारे, ऐसा कोई दिमाग लगाता है क्या? नहीं लगाता। इसी का फायदा कौन उठाता है? इसका फायदा उठाया जाता है सप्लायर के द्वारा। तो वो बोल रहे हैं गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, सपोज इसका टैक्स 12% कर दिया, है ना। अल्टीमेट कंज्यूमर को क्या पता क्या होने वाला है उसके साथ। अभी भी दुकानदार उससे 118 रुपए चार्ज कर रहा है ना। उसने इंटरनल जो उसकी क्लासिफिकेशन है उसको चेंज कर दिया। कैसे चेंज होगा ये? 118 रुपए में अगर मैं बोलूं 12% का टैक्स है, मतलब टैक्स इसमें कितना चार्ज किया उन्होंने? 12.64 रुपीज का तो टैक्स चार्ज कर लिया, और वैल्यू ऑफ सप्लाई कितनी होगी इसमें? 105.36 पैसे। तो कस्टमर से कितने चार्ज किए? अब देखो यहाँ पे समझ में आ रही क्या बात? बात समझ में आ रही है आपको? इसमें मुझे ये बता दो, अगर यहाँ पे टैक्स रेट कम हुई है तो इसका बेनिफिट क्या कंज्यूमर को पहुंचा है या सप्लायर को पहुंचा है? जो एग्जांपल मैंने लिखा है उसमें टैक्स रेट कम होने का बेनिफिट सप्लायर ले गया, कितने रुपए का ले गया? अगर कोई कैलकुलेट करके बताएगा तो सप्लायर कितने रुपए का बेनिफिट ले गया यहाँ पे? 5.36। परफेक्ट आंसर। ऐसे कैलकुलेशन करते हो ना आप तो मजे आते हैं। चलो 5 रुपए 36 पैसे सप्लायर ले गया, तो सप्लायर को थोड़ी देना था, क्यों नहीं देना था सप्लायर को? उसका बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जब टैक्स का बर्डन कंज्यूमर के ऊपर है तो टैक्स का अगर कोई फायदा होगा तो वो भी तो कंज्यूमर को ही मिलना चाहिए ना। अब बात आती है कि कंज्यूमर इतने स्मार्ट नहीं है हमारे देश में, ठीक है ना। 1-2% की बात है तो वो अलग है। आप बोलते हो सर मैं तो चेक करता हूँ जाके, तुम्हारी बात नहीं चल रही। आप मेजोरिटी को देखोगे तो कंज्यूमर्स को पता ही नहीं है जीएसटी होता भी है कुछ, तो उनको तो लूटा जाएगा। अब इसको रोकने के लिए जीएसटी में एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसको हम बोलते हैं एपीए, ठीक है। ये जो सप्लायर ऐसी बदमाशी करते हैं इनके अप्पा है ये। ऐसे सप्लायर जो ये बदमाशी कर रहे हैं उनके लिए इनके अप्पा बनाए गए हैं। अप्पा का फुल फॉर्म क्या होता है? अथॉरिटी, सॉरी, एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, ठीक है। इसका नाम है एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी। क्या करेगी ये अथॉरिटी? ये अथॉरिटी क्या करेगी? ये अथॉरिटी इन लोगों को, ये जो सप्लायर है इनके ऊपर ऑर्डर पास करेगी कि इन्होंने जितना एक्स्ट्रा पैसा कस्टमर से लिया है वो पैसा सारा का सारा किसको रिटर्न कर दिया जाए? कस्टमर को रिटर्न कर दिया जाए, अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। आ रही क्या बात समझ में? ये बोलेंगे कस्टमर को रिटर्न करो अलोंग विद इंटरेस्ट, अलोंग विद इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 18% पर एनम। कहां से स्टार्ट होगा इंटरेस्ट? जिस दिन हमने कस्टमर से पैसे कलेक्ट किए वहां से स्टार्ट होगा, और पे कब तक करना है? जब तक हम कस्टमर को पे नहीं कर देते हैं तब तक पे करना है। क्लियर हो रही है क्या बात? समझ में आ रही है आपको? चलो अब मैं आपको एक केस स्टडी दे रहा हूं, आप यहाँ पे समझना और मुझे बताना। मान लेते हैं कि एक सप्लायर है, ये सप्लायर हो गया एस, इसके पास ये कस्टमर आया था, कस्टमर का नाम बोल देते हैं सपोज मिस्टर ए आया था, और इस मिस्टर ए ने सप्लायर से कुछ सामान खरीदा। इस सप्लाई में मैं ये बोल रहा हूँ प्रॉफिट जो कमाया गया, जो एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी ने पकड़ा है, सपोज वो है 10,000 रुपीज का, ठीक है। कैलकुलेशन कैसे होगी आप जानते हो? सर प्रोडक्ट की रेट रिवाइज करनी पड़ती है क्या? प्रोडक्ट की रेट रिवाइज करनी नहीं पड़ेगी। देखो प्रोडक्ट तो सेम ही रेट पे जाएगा। यहाँ पे देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे, अगर आप प्रोडक्ट 100 रुपए में बेच रहे थे पहले, तो 100 रुपए पे 18% का टैक्स लगा रहे थे ना। अभी भी प्रोडक्ट 100 रुपए में बेचो आप, तो अगर अब प्रोडक्ट 100 रुपए में बेचते आप तो अभी टैक्स का अमाउंट कितना होता?
12 होता ना, तो कस्टमर को यहाँ पे 6 रुपए का फायदा होता। वो 6 रुपए का फायदा कहाँ से आया? देखो 6% की रेट रिडक्शन की वजह से आया ना, वो फायदा कस्टमर को पहुंचना चाहिए। कुल मिला के जीएसटी वाले ये बोल रहे हैं 6 रुपए का जो बेनिफिट है, ₹6 का जो बेनिफिट हुआ है टैक्स रेट की वजह से, वो बेनिफिट पहुंचना चाहिए कस्टमर के पास। ठीक है, क्लियर है क्या? फटाफट बोलो एक बार। चलो, तो अब 6 रुपए का बेनिफिट पहुंचना चाहिए था, उसी कैलकुलेशन से मैं बोल रहा हूं, एक एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी ने 10,000 का अमाउंट पकड़ा है सप्लायर का, कि सप्लायर ने कस्टमर से 10,000 रुपए ज्यादा ले रखे हैं। ज्यादा का मतलब आप समझ रहे हो, यहाँ एंटी प्रॉफिटिंग की बात कर रहा हूं मैं। अब ये अप्पा जो है ये ऑर्डर इशू करेगा, किसको ऑर्डर इशू करेगा? सप्लायर को। क्या ऑर्डर इशू करेगा? कि भाई आप 10,000 रुपए प्लस इस पे जो इंटरेस्ट बनता है एट द रेट ऑफ 18%। इंटरेस्ट कहां से स्टार्ट होगा? जिस दिन कस्टमर ने पैसे दिए थे। और कब तक बनेगा? जब तक सप्लायर इसको रिटर्न नहीं कर देता, तब तक का ब्याज देगा 18% पर एनम की रेट से। ठीक है, अब बात आ रही है कि सप्लायर बोलता है चलो मैं मान लेता हूं अप्पा की बात, मैं देने के लिए रेडी भी हूं, पर वो जो कस्टमर आया था ना मेरी शॉप पे, ना तो मुझे उसका फोन नंबर पता है, ना मैं उससे जानता हूं, ना मुझे उसका एड्रेस पता है। अब क्या करें? अब आप सोच के बताओ मुझे क्या होना चाहिए। मेरा दिल बोल रहा है आपका आंसर सही आएगा। चेक करते हैं, देखें क्या बात है। दिस इज व्हाट लॉजिक। ठीक है, लॉजिक पता होता है तो सब पता हो जाता है। देखो आपको ये जो पैसा है ना, फिर ये अप्पा बोलेगा कोई बात नहीं, अगर कस्टमर ट्रेसेबल नहीं है तो ये पैसा गवर्नमेंट को दे दो, और गवर्नमेंट ये पैसा कौन से फंड में लेगी? कंज्यूमर वेलफेयर फंड, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्लियर हो रही है बातें आपको? कनेक्ट हो गया? बस इसी पे बेस्ड है चैप्टर। ठीक है, तो आपको केवल चैप्टर में कंसेप्ट पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। बाकी थोड़ा सा मैं आपको और बता देता हूँ नॉलेज के लिए। ये जो अप्पा है ना, ये नेशनल लेवल की अथॉरिटी है, इसलिए इसने क्या कर रखा है, इसने अपने अंडर एक तो बना रखी है स्टैंडिंग कमिटी। ठीक है, और एक इसने बना रखी है अपने अंडर स्क्रीनिंग कमिटी। तो सबसे पहले जो केस जाता है वो कहाँ जाता है? सबसे पहले केस को पकड़ा जाता है स्क्रीनिंग के द्वारा, मतलब ये लोकल लेवल पे होगी, ये लोकल लेवल पे बनाई जाती है, स्टेट गवर्नमेंट बनाती है इसको। ठीक है ना, ये उससे ऊपर लेवल पे बनेगी, ये नेशनल लेवल पे बनेगी। सबसे पहले देखो केस किसके भी पकड़ में आ सकता है, हो सकता है केस अप्पा के पकड़ में आया हो सकता है स्टैंडिंग कमेटी के पकड़ में आया हो। जिसके पकड़ में आएगा वो सबसे पहले लोकल लेवल पे स्क्रीनिंग कमेटी को ऑर्डर पास करेंगे कि आप इसकी थोड़ी सी छानबीन करो, इंक्वायरी करो। अगर आपको लगता है यहाँ पे प्राइमा फेसिया कि कोई ना कोई एंटी प्रॉफिटिंग प्रोविजंस का ब्रीच हुआ है, ठीक है, तो ऐसे केस में आप इसको आगे फॉरवर्ड कर देना, और ये इंक्वायरी करके आगे फॉरवर्ड कर देंगे और ये फाइनल ऑर्डर पास कर देंगे। दिस इज द प्रोसेस, जो बस आपको थोड़ा सा लॉजिकली पता होना चाहिए, उसके अलावा इसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है एग्जाम पर्पज के लिए। ठीक है, कोई डाउट है? बोलो। हैंड्स रेज किया है सत्यम ने। है क्या कोई डाउट? चलें आगे। अब देखो क्या बोलना चाह रहा है डिपार्टमेंट। सेक्शन 171 आ गया डाउट। सर सेक्शन 122 में एक पॉइंट में ये था कि इफ कलेक्ट्स एनी टैक्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट एंड फेल्स टू पे बिलोंग 3 मंथ। हाँ ठीक है, देन पेनल्टी लगेगी। हाँ जी, तो पेनल्टी तो लगेगी ना। मैंने आपको कितनी बार बोला है, पेनल्टी प्रोविजन सेपरेट होते हैं, टैक्स अलग लगेगा, इंटरेस्ट अलग लगेगा, सारे अलग अलग प्रोविजन है। अगर आप 3 महीने में वो पैसे नहीं देते हो तो आप पे पेनल्टी लगाई जाएगी। ये उसकी बात नहीं कर रहा, पेनल्टी की कहाँ बात की इसने? देखो इसने पेनल्टी की तो बात ही नहीं की मैंने कहीं पे।
इस पूरे प्रोविजन में मैंने आपको कहीं पेनल्टी का तो जिक्र किया ही नहीं अभी तक। किया है क्या, देख के बताना मुझे एक बार। पेनल्टी जो लगेगी वो सेक्शन 122 से ही लगेगी, आपने सही पकड़ा एकदम। ठीक है, टैक्स ज्यादा नहीं लिया हमने। कहाँ लिया है टैक्स ज्यादा, मुझे बताओ, चेक करो देखे। अगर मैं कस्टमर से इस तरीके से पेमेंट ले रहा हूँ, मुझे बताओ टैक्स ज्यादा है क्या इसमें? ये वाला प्रोविजन की बात कर रहा हूँ। बताओ, क्या आज 12% की टैक्स रेट चल रही है, क्या मैंने कस्टमर से टैक्स ज्यादा कलेक्ट किया है क्या? ज्यादा कहाँ लिया है मैंने, बताओ। नहीं लिया मैंने ज्यादा, मैंने तो 12% ही लिया है। तो नॉर्मल प्रोविजंस में नहीं जाएगा, ये जाएगा एंटी प्रॉफिटरिंग के स्पेशल प्रोविजंस में। तो स्पेशल प्रोविजंस बोल रहे हैं कि चलो आपने 12% तो टैक्स सही चार्ज किया है, पर आपको यहाँ पे 12% चार्ज करना चाहिए था, आपने अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा ली? आप जब 100 रुपए में प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, जब 18% रेट थी, तो रेट 12% होते ही आपने अपनी वैल्यू कैसे बढ़ा दी? है ना, इसके ऊपर एंटी प्रॉफिटरिंग वालों की नजर रहती है। तो सर वो इनवॉइस में अपने प्रोडक्ट की रेट जब दिखाएगा तब वो गलत लिख दी। गलत नहीं है वो, समझो आप इस चीज को। गलत कैसे बोल सकते हो आप इसको, मुझे ये बताओ। इसमें क्या गलत है, इस कैलकुलेशन में जो ये कैलकुलेशन आपको दिख रही है, इसमें क्या गलती है? कोई गलती नहीं है इसमें। ये एकदम परफेक्टली ऑल राइट है, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे या कैलकुलेशन पार्ट देखोगे तो एकदम सही है ये। इसमें प्रॉब्लम क्या हो रही है वो समझो आप। इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है, डिपार्टमेंट वाले बोल रहे हैं कि रेट कम होने से आपने वैल्यू कैसे बढ़ा दी। आप नॉर्मली वैल्यू बढ़ाते, आपकी कोई दिक्कत नहीं थी। मान लो 18% टैक्स रेट चल रही थी और 18% में आप 100 रुपए में प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, और अचानक से आपने 105 रुपए कर दिया आपकी वैल्यू। अब मुझे बताओ, क्या ये एंटी प्रॉफिटरिंग में आएगा क्या? मैं जो केस बोल रहा हूँ उसको बताओ। देखिए एक बार, आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई 100 रुपए हुआ करती थी, आपने 105 रुपए में प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट कर दिया। ये थोड़ी एंटी प्रॉफिटरिंग है, ये एंटी प्रॉफिटरिंग में नहीं आएगा, ध्यान रखना। तो बस वो तो इसी केस की बात कर रहे हैं, इसीलिए तो छानबीन करनी पड़ रही है। वरना तो आप हमेशा ये बोलोगे जब भी प्रोडक्ट महंगा हुआ है तो एंटी प्रॉफिटरिंग हो गया, ऐसा थोड़ी होगा। प्रोडक्ट महंगा किस वजह से हुआ है वो चेक करना है। क्या वजह टैक्स रिडक्शन तो नहीं था? बस अब ये प्राइमा फेसिया तो दिखता है कि रेट बढ़ने का मतलब कहीं ना कहीं घपला हुआ होगा, पर उसकी छानबीन के लिए तो ये अथॉरिटी बनाई हुई ना जो हम पढ़ रहे हैं। आ रहा है समझ में? तो आप इसको बिल्कुल भी ये मत बोलना कि आपने गलत बोला। यहाँ गलत कुछ नहीं है। यहाँ पे केवल और केवल एक चीज है कि यहाँ पे 105 रुपए जो उन्होंने बढ़ाए हैं, 5 रुपए 36 पैसे, वो एंटी प्रॉफिटरिंग में फॉल हो रहे हैं या नहीं हो रहे? अगर हो रहे हैं तो फिर अप्पा जो होगा उसका रोल आ जाएगा, और वो आपको बोलेगा ये पैसे रिटर्न करो कस्टमर को अलोंग विद इंटरेस्ट। कस्टमर नहीं है तो कंज्यूमर वेलफेयर फंड में डाल दो। ठीक है, तो ये सारा का सारा आएगा अथॉरिटी के ऊपर जिम्मेदारी। अब बात क्या है यहाँ पे, पहले तो कंसेप्ट देख लो, वैसे पूरी चीज समझ में आ चुकी है आपको। सेक्शन 171 सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है? एनी रिडक्शन इन टैक्स रेट ऑन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस। देखो, तो ये वाला एग्जांपल तो मैं आपको करा चुका हूँ जिससे आपको समझाया। अगर कोई टैक्स रेट में रिडक्शन होता है, शैल बी पास्ड ऑन टू द रेसिपिएंट, वो रेसिपिएंट को जाना चाहिए। और किस तरीके से जाएगा? बाय वे ऑफ कमेंसुरेट रिडक्शन इन प्राइसेस। अब देखो कस्टमर को कैसे जाएगा? प्राइस रिड्यूस कर दो आप। प्राइस का मतलब क्या है यहाँ पे, मुझे फटाफट से बताओ। क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई रिड्यूस करना है या इनवॉइस प्राइस रिड्यूस करना है? कम ऑन, क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई रिड्यूस करनी है या इनवॉइस प्राइस? वेरी गुड। वैल्यू ऑफ सप्लाई रिड्यूस नहीं करनी, वैल्यू ऑफ सप्लाई तो आपकी खुद की सेलिंग प्राइस है, वो वही रखनी है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जीएसटी वाले आपको अपने प्रॉफिट कमाने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। वो आपके मन में ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए उनके खिलाफ, वरना आप मन में ये लेके बैठे रहोगे कि जीएसटी वाले हमारे दुश्मन है। वो आपको प्रॉफिट कमाने से मना नहीं कर रहे, वो आपको केवल बोल रहे हैं अगर कोई टैक्स का फायदा है कस्टमर को पहुंचा देना, वरना आपके डंडे पड़ सकते हैं। चलो जी, सेकंड पॉइंट इसमें क्या आता है वो ये है, बेनिफिट ऑफ आईटीसी। देखो टैक्स की रेट चेंज नहीं हो रही अब की बार। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसको पकड़ लेना फटाफट से। ये एक सप्लायर है, ठीक है, ये कुछ खरीद के लाता है, ये इसकी इनवर्ट सप्लाई हो गई। इनवर्ट सप्लाई पे सपोज ये टैक्स देके आता है 1000 रुपए का इसने टैक्स दिया था, और इस टैक्स की ऐसे नहीं, वैल्यू भी लिख देते ताकि थोड़ा सा आपको और फील हो जाए। चलो 10,000 रुपए का, 1,00,000 रुपए का ये इनवर्ट सप्लाई करके लाया है, वैल्यू ऑफ सप्लाई, जिसपे सपोज इसने जीएसटी पे किया है
5,000 रुपए की, ठीक है। और इसको आईटीसी नहीं मिली, नो आईटीसी अलाउड मान लेते हैं। एक बार ये मान के चलो कि इसको आईटीसी अलाउ नहीं हो रही, क्योंकि आपने कुछ ब्लॉक्ड आईटीसी भी पढ़ रखी है ना, कुछ ब्लॉक्ड आईटीसी पढ़ी रखी है आपने। ये प्रोडक्ट लाया, ये यहाँ पे इसने यूज किया, यूज करके फाइनल प्रोडक्ट बनाया, फाइनल प्रोडक्ट बना के इसने बेचा, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे सपोज जो कॉस्टिंग आई, और कॉस्टिंग जोड़ देता हूं मैं, इसकी मान लेते हैं 2 लाख रुपए की और कॉस्टिंग आ गई। अब मुझे बताओ, अगर इसको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाना है तो इसको कितने रुपए में सप्लाई करनी पड़ेगी? अगर इसे नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए का कमाना है तो इसे कितने वैल्यू में सप्लाई करनी है? 3 लाख इज रॉन्ग। और बताओ, 2,05,000 प्लस टैक्स, ना जी ना। प्लस टैक्स से क्या मतलब है? जो टैक्स में यहाँ पे कस्टमर से कलेक्ट करूंगा वो तो गवर्नमेंट के पास चला जाएगा ना सीधा का सीधा, तो टैक्स से तो कोई मतलब ही नहीं है। 3,05,000 इज द राइट आंसर। 3,05,000 दक्षिता ने बताया है, अंतिमा ने बताया है, कोमल ने बताया। देखो आप यहाँ पे, जब आईटीसी नहीं मिलती तो आपकी कॉस्ट कितनी होती है मुझे बताओ? अगर हमें आईटीसी नहीं मिल रही तो क्या हमारी कॉस्ट 1,05,000 नहीं हो जाएगी क्या? और अगर 1,05,000 की कॉस्ट है, आपने भी सबने गलत बताया, आंसर ही 4,05,000। मैंने बोला ना प्रॉफिट कमाना, आपने तो कॉस्ट ही निकाल दी पूरी। 4,05,000 किसने बोला था क्या कोई? शायद किसी ने बोला था, आंसर ऊपर निकल गए हैं। देखो 1,05,000 तो आपकी कॉस्ट थी परचेज की, प्लस आपकी प्रोसेसिंग कॉस्ट लग गई 2 लाख की, तो आपकी टोटल कॉस्ट हो गई 3,05,000। अब आप अगर प्रॉफिट कमाना चाह रहे हो यहाँ पे 1 लाख का, है ना, तो आपको प्रोडक्ट सेल करना पड़ेगा 4,05,000 में। अब इस पे टैक्स निकाल लो आप, जो भी बनता है। मान लेता हूं मैं इस पे टैक्स बनता है 5%। फटाफट से कैलकुलेट करके बताओ एक बार, 4,05,000 का 5% कितना होता है? 20,250 होता है क्या? 20,250। बताओ कस्टमर की जेब से कितने रुपए लगेंगे? कस्टमर की जेब से कितने रुपए लगेंगे? 4,25,250। ओके, ज्यादा लिख दिया मैंने, थोड़ा सा जीरो हटा दो इसको। 4,25,250 ये कस्टमर की जेब से पैसा लगने वाला है। अब मैं बात कर रहा हूं गवर्नमेंट ने अब क्या किया है, गवर्नमेंट ने यहाँ पे जो आईटीसी अलाउ नहीं हो रही थी वो आईटीसी अलाउ कर दी। फटाफट से बताओ क्या चेंज आएगा? सेम है, सप्लायर को तो 1 लाख ही कमाना है ना। अब आप बोलोगे सप्लायर अपना प्रॉफिट नहीं बढ़ा सकता क्या? नहीं बढ़ा सकता, इस वजह से नहीं बढ़ा सकता। यही तो एंटी प्रॉफिटिंग वाले चेक करेंगे, इसका प्रॉफिट 1 लाख ही होना चाहिए अभी भी। अब कितने वैल्यू में सप्लाई करेगा वो? 4 लाख में करेगा, ठीक है। और 4 लाख पे टैक्स कितना चार्ज करेगा? 20,000 रुपए। तो ये 4,20,000 रुपए में कस्टमर को पहुंच जाना चाहिए गुड्स। समझ रहे हो बात को? देखो कस्टमर को फायदा हुआ ना यहाँ पे। तो एंटी प्रॉफिट रिंग का बोलना सिंपल सा है, हम आपके प्रॉफिट को नहीं छेड़ रहे हैं, वो सेम ही रहेगा। हम कस्टमर की जेब पे बर्डन कम करना चाहते हैं, यहाँ बर्डन ज्यादा था, यहाँ बर्डन कम हो जाएगा, ठीक है। तो भले ही टैक्स रेट कम हो, भले ही आईटीसी अलाउ हो जाए, आपको दोनों ही केस में जो बेनिफिट है वो कस्टमर को जाना चाहिए। चलो जी आगे आ जाओ। 171 सबसेक्शन 2 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? द सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल, मतलब जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन से वो एक नोटिफिकेशन इशू करेगी गवर्नमेंट, और एक अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, कंस्टिट्यूट किया जाएगा एक अथॉरिटी, ठीक है। कौन सी अथॉरिटी है ये फटाफट से लिख के बताओ। Who is this authority? This authority is none other than APPA, ठीक है। This is APPA. APPA means एंटी प्रॉफिटिंग अथॉरिटी। और empower an existing authority constituted under any law for the time being in force to examine, तो बोल रहे हैं या तो एक नई अथॉरिटी बना देंगे या कोई ऑलरेडी अथॉरिटी बनी हुई है, क्योंकि सरकार ने तो पता नहीं कितनी हजारों अथॉरिटीज बना रखी है, या किसी उनमें से किसी अथॉरिटी को ये काम सौंप दिया जाएगा कि चलो आप ये काम स्टार्ट कर दो। क्या काम? टू एग्जामिन वेदर आईटीसी अवेल्ड बाय एनी रजिस्टर्ड पर्सन और रिडक्शन इन टैक्स रेट हैव एक्चुअली रिजल्टेड इन कमेंसरेट रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स सर्विस और बोथ सप्लाइड बाय हिम, ठीक है। तो अथॉरिटी का काम है वो चेक करेगी ये सारी चीजें।
और अथॉरिटी कैसे चेक करेगी मैंने आपको बता दिया, एक स्टैंडिंग कमेटी बनेगी, एक स्क्रीनिंग कमेटी बनेगी। ठीक है, क्लियर है। हम नीचे दो एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, जो मैंने अभी समझाया उसी का है, तो एक बार और ये एग्जाम्पल भी देख लेते हैं और आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे बोला जा रहा है ये सर्विस टैक्स के टाइम था, ये जीएसटी का टाइम है। सर्विस टैक्स के वक्त एक सर्विस की हमने बात की है, वो है टूर ऑपरेटर की सर्विस। उसमें बोला जा रहा था आप अगर 100 रुपए का कस्टमर से 100 रुपए की सर्विस दे रहे हो उसको, तो 9% सर्विस टैक्स की रेट होती थी। तो 9 रुपए का आप टैक्स चार्ज करते थे, तो 109 रुपए कस्टमर की जेब से चार्ज हो जाते थे। ठीक है, जीएसटी आने के बाद ये 9% वाली रेट 5% हो गई। तो ये केस कौन सा है? ये केस है रिडक्शन इन टैक्स रेट का। तो 4% का फायदा, मतलब 4 रुपए का बेनिफिट किसको जाना चाहिए? कस्टमर को। बोलो बोलो। तो देखो सिंपल सी बात, कस्टमर की जेब से 105 रुपए लगेंगे। ठीक है, कैसे लगेंगे इसमें मुझे बता दो, क्या सर्विस प्रोवाइडर को कोई लॉस हो रहा है क्या? क्या सर्विस प्रोवाइडर की वैल्यू कम होगी क्या? क्या वो अपना बिल में सर्विस चार्ज कम चार्ज कर रहा है क्या? नहीं। तो दोनों का बैलेंस है यहाँ पे। बस यहाँ पे जो गलत इंटेंशन हो सकती थी कि कस्टमर को क्या पता लगता है क्या टैक्स की रेट है, 109 ही चार्ज कर लो, वो इंटेंशन खत्म करनी पड़ेगी आप। ठीक है जी, चलो दिस इज हो गया। नेक्स्ट एक आईटीसी की बात कर लो। एक सर्विस है यहाँ पे इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विस। सर्विस टैक्स के टाइम पे इसमें इनपुट सर्विस का आईटीसी तो अलाउड होता था, पर इनपुट्स का आईटीसी अलाउड नहीं होता था। तो देखो आपकी मान लेते टैक्स लाइबिलिटी 25 रुपए की बन रही है ना, तो आपको आईटीसी 15 रुपए का ही मिलता था, तो 10 रुपए आपको जमा कराने पड़ते थे कैश में। समझ लो। अब क्या हुआ, जीएसटी आने के बाद इसका भी आईटीसी लागू हो गया, इसका भी आईटीसी लागू हो गया। अब अगर आउटपुट टैक्स लायबिलिटी 25 रुपए लेते हो कस्टमर से, तो आपको 5 रुपए जमा कराने पड़ेंगे। तो आपकी जेब में एक्स्ट्रा 5 रुपए की इनकम आ गई। ये 5 रुपए की इनकम आपको नहीं रखनी, ये किसको दे देनी है? कस्टमर को, कंज्यूमर को, ये आपको पैसे दे देने हैं। क्लियर है क्या? आंसर देख लो नीचे। Here the reduction of rupees 5 due to benefit of ITC on input is to be passed on to the recipient. It means that supplier shall supply at reduced price by rupees 5. लो जी, this is your anti profiteering chapter. कोई डाउट हो आपके मन में तो फटाफट से पूछ लो। उसके बाद दो छोटे छोटे से और सेक्शन हैं जो कि हमें पढ़ने हैं अभी। क्लियर है सबको? जल्दी बोलो ना, क्लियर है क्या? अरे कहाँ रह गए क्लियर लिखने में? डाउट सर, कस्टमर कांट बी ट्रेस्ड वाला इशू हमेशा आएगा क्या? क्यों आएगा? हमेशा जरूरी है क्या हमेशा आएगा? ऐसे कस्टमर नहीं होते क्या आपकी दुकान में? अगर किसी के घर में दुकान है, क्या ऐसे कस्टमर नहीं है जो कस्टमर आपसे हमेशा बार बार में आते हैं परचेजिंग करने? आप उनका सब कुछ जानते हो। अगर बाद में पता लगता है कि उनको पैसे रिटर्न करने हैं, तो आप उनको रिटर्न करने में पसंद करोगे या गवर्नमेंट को देना पसंद करोगे? सोचो। अगर मान लेते हैं कि एंटी प्रॉफिटरिंग के आपके ऊपर ऑर्डर आ गया और आप उस ऑर्डर को मान भी गए, अब उसके बाद दुकानदार किस चीज में हैप्पी होगा? कस्टमर को पैसे लौटाने में हैप्पी होगा या गवर्नमेंट को देने में हैप्पी होगा? रिटर्न करने में होगा ऑब्वियसली। उसके कस्टमर को फायदा पहुंचेगा तो कस्टमर और लॉयल हो जाएगा थोड़ा सा, है ना? तो वो तो डिपेंड करता है केस टू केस। कस्टमर ट्रेसेबल है तो ज्यादा बेनिफिट होता है कस्टमर को ही दिया जाए। चलो जी, और कोई डाउट नहीं है आपका? तो लास्ट पे आ जाते हैं, कुछ छोटे छोटे दो सेक्शन। सर आई मीन की कस्टमर को जिस इनवॉइस प्राइस पे मिलना चाहिए वो ज्यादा क्यों लेंगे? ज्यादा क्यों लेंगे मैंने बताया ना, देखो एग्जांपल आप समझो। यहाँ पे ज्यादा इसलिए ले रहा हूँ कि मेरा प्रॉफिट बढ़ जाएगा उसमें। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट एग्जांपल मैंने क्या लिया था? सप्लायर के मन में तो लालच आएगा ही ना।
टैक्स रेट कम हुई, सप्लायर के मन में लालच आया। क्या लालच आया कि कस्टमर को क्या पता लगता है 118 में क्या क्या इंक्लूडेड है, तो रेट चेंज होने के बाद भी कस्टमर से 118 ही ले लेते हैं हम तो किसका प्रॉफिट बढ़ा यहाँ पे? सप्लायर का प्रॉफिट बढ़ा नहीं बढ़ा? यही तो फर्स्ट एग्जांपल दिया था मैंने। आप ये पूछना चाह रहे हो ना ज्यादा क्यों लेंगे? प्रॉफिट ज्यादा कमाने के लिए लेंगे हम, इसीलिए तो इस प्रोविजन का नाम ही एंटी प्रॉफिटिंग रखा गया है कि आप ये प्रॉफिट मत कमाने की सोचना बस, बाकी कितना भी प्रॉफिट कमाओ आप। बोलो जल्दी, समझ में आई बात? चलो देखो, मिसलेनियस प्रोविजंस में दो सेक्शन लिए मैंने जो मुझे लगे कि आपको और पता होने चाहिए। एक है सेक्शन नंबर 161, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड। देखो इस एक्ट में बहुत से डिसीजंस, ऑर्डर, नोटिस, सर्टिफिकेट आपने पढ़े हैं जो ऑफिसर इशू करते हैं। ठीक है, प्रॉपर ऑफिसर है कोई भी ऑफिसर, अगर यहाँ पे कोई ऑर्डर डिसीजन इशू करता है और उस ऑर्डर के अंदर कोई कमी होती है, कोई मिस्टेक होती है, तो क्या वो मिस्टेक रेक्टिफाई की जा सकती है क्या, या फिर उस ऑर्डर को ही वॉइड मान लिया जाएगा? ठीक है, तो मान लेते हैं एक एडजुडिकेशन, एक डिमांड ऑर्डर निकला है ना, डिमांड ऑर्डर, एक डिमांड ऑर्डर निकला है और डिमांड ऑर्डर में मिस्टेक कर दी। क्या मिस्टेक कर दी? 10 लाख की डिमांड थी, पर लिखने में क्या हुआ, मिस्टेक क्या रही, एक जीरो कम लग गया उसमें, 10 इस तरीके से लिखा गया। अब क्या होगा यहाँ पे, क्या इस डिमांड ऑर्डर को वॉइड मान लिया जाएगा? ऐसा बोल देंगे हम कि ये डिमांड ऑर्डर तो वॉइड है, इसको तो माना ही नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसा बोलना सही नहीं होगा, ऐसा बोलना गलत कहलाएगा। इसलिए यहाँ पे एक रोल में आ रहा है सेक्शन नंबर 161, वो पावर दे रहा है। पावर क्या दे रहा है? अगर कोई मिस्टेक जो कि अपेरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड्स है ना, मतलब साफ साफ दिख रही है दिखने में, तो ऐसी मिस्टेक को रेक्टिफाई किया जा सकता है और ऑर्डर को वॉइड नहीं माना जाएगा। तो लिखा है, मैं रेक्टिफाई एनी एरर विच इज अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ रिपोर्ट। ये वर्ड ध्यान रखना, एग्जाम में कोशिश करना ये शब्द लिख सको। अपेरेंट ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है कि साफ साफ चेहरे पे ही दिख रहा है, बोलते हैं ना हम इसके तो चेहरे पे ही दिख रहा है कि इसकी नीयत क्या है, तो वो वाली चीज है, चेहरे पे ही दिख रही है क्या क्या मिस्टेक की आपने। हाँ, अब ये मिस्टेक पकड़ में कैसे आई आपके, तो वो बोल रहे हैं पकड़ में कैसे आई हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बोल रहे हैं एदर ऑन इट्स ओन मोशन। जिसने ऑर्डर पास किया था उसके खुद के ही दिमाग में आ गई, सपना आया रात को सोते सोते कि मैंने जो ऑर्डर बनाया था उसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो गई थी। ठीक है, और वेयर सच एरर इज ब्रॉट टू इट्स नोटिस बाय एनी ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट, मतलब सीजीएसटी एक्ट, एचजीएसटी एक्ट का कोई ऑफिसर होगा, यूटीजीएसटी एक्ट का कोई ऑफिसर होगा। ठीक है, तो मतलब जिस प्रॉपर ऑफिसर ने ऑर्डर पास किया है उसके अलावा किसी ऑफिसर ने गलती पकड़ी तो वो ऑफिसर भी बता सकता है आपको, या फिर जिसको ऑर्डर पास किया गया था अफेक्टेड पर्सन वो भी बता सकता है, वो 3 महीने में बता सकता है आपको, है ना, ऑर्डर पास होने से 3 महीने में वो पर्सन आपको बता देगा, तो आप उसकी सुनोगे और ऑर्डर को क्या कर दोगे, रेक्टिफाई करने का पावर है आपके पास। कितने टाइम में रेक्टिफिकेशन हो सकता है? दिस इज इंपॉर्टेंट, टाइम इज 6 मंथ्स। कहां से 6 महीने? ऑर्डर इश्यू होने के, ऑर्डर इश्यू होने के 6 महीने में उसको रेक्टिफाई किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर कोई अर्थमेटिकल एरर है या कोई क्लेरिकल एरर है, जैसी मैंने अभी बताई थी, ये तो अर्थमेटिकल एरर ही है ना, एक साफ साफ एक जीरो हट गया वहां से, तो इसके अंदर ये 6 महीने का क्राइटेरिया काम नहीं करेगा। यहाँ पे अनलिमिटेड टाइम है, अनलिमिटेड, 2 साल बाद भी चेंज कर रहे हो तो चेंज हो जाएगा वो। ठीक है, ऐसी कोई एरर, तो ये शायद मैंने आपको पहले भी इसका डायग्राम ऐसे बनाया था। देखो अगर कोई क्लेरिकल एरर है, मतलब अर्थमेटिक एरर है, दिख रही है सामने की कोई वर्ड गलत लिखा गया है, तो इसके अंदर कोई टाइम लिमिट नहीं है, नो टाइम लिमिट। और अदर कोई मिस्टेक है जो कि अपेरेंट फ्रॉम फेस, ठीक है, यहाँ पे 6 महीने का टाइम लिमिट आपको दिया गया है। ओके जी। दूसरा, रेक्टिफिकेशन से अगर किसी पर्सन को एडवर्स इफेक्ट होता है, मतलब उसकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ रही है या रिफंड कम हो रहा है या आईटीसी कम हो रहा है या किसी भी तरीके से,
पर्सन अफेक्ट हो रहा है, तो वहां पे नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाएंगे। क्या होते हैं नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल? कि पहले तो उसको बुला के पूछो, एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हेard दो पहले तो उसे, है ना, और उसको पूछा जाएगा, अगर कहीं अनरीजनेबल लगेगा तो उसको रेक्टिफाई नहीं किया जाएगा। क्लियर है? तो रेक्टिफिकेशन एक पॉइंट है, ध्यान रख लेना, जहां भी जितने भी ऑर्डर आपने पढ़े हैं इस एक्ट के अंदर, उन सब के ऊपर लागू होता है। चलो जी, एक लास्ट सेक्शन और है जो आपको ध्यान रखना है, छोटा सा ये सेक्शन नंबर 170, वो बोल रहा है राउंडिंग ऑफ टैक्स। इसमें जो भी टैक्स का अमाउंट है, इंटरेस्ट है, पेनल्टी है, फाइन है, कुछ भी है, ठीक है ना, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फाइन, फिर रिफंड या कोई भी पैसा आप मांगते हो, उसको राउंड ऑफ करना है, रुपी में राउंड ऑफ करना है। आपको अगर पता हो तो यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है, इनकम टैक्स में जो राउंडिंग ऑफ होती है वो कितने में होती है, बताओ मुझे। इनकम टैक्स में जो राउंडिंग ऑफ होती है वो 10 रुपए में होती है ना, और जीएसटी में जो राउंडिंग ऑफ होती है वो 1 रुपए में होती है। तो मान लेते हैं आपका टैक्स जो बन रहा है, आपका टैक्स बन रहा है 13,022.26 रुपए। तो बताओ आपको कितना टैक्स पे करना है? आपको टैक्स पे करना है यहाँ पे 13,022 रुपए, ठीक है। अगर आपका टैक्स बन रहा है 12,256 रुपए.50, अब कितना टैक्स पे करना है आपको? इसका राउंडिंग ऑफ क्या होगा? ये तो लड्डू से खेल है ना, ये तो इतना तो हमें आता ही है, सीए में फाइनल में। तो ये भी समझाया इन्होंने बोला है कि देखो यहाँ पे रुपी कंसिस्टिंग ऑफ पैसे देन सच पार्टी इज 50 पैसे, 50 पैसे हैं तो अगले में कर दो इंक्रीज टू 1 रुपी, और लेस देन 50 पैसे हैं तो उसको इग्नोर कर दो, मतलब पीछे वाली वैल्यू पे आ जाओ। सो दिस इज इट। कोई डाउट है तो बोलो, अदरवाइज सारे प्रोविजंस आपके खत्म हो चुके हैं सीजीएसटी एक्ट के। इसके अलावा कुछ ट्रांजिशनल प्रोविजंस हैं, उनकी अब जरूरत नहीं है पढ़ने की, ठीक है। ट्रांजिशनल प्रोविजंस लागू हुए थे 1 जुलाई में, जब नया एक्ट बना था, उस वक्त आपको क्या क्या चीजें ध्यान रखनी थी, तो वो ट्रांजिशनल प्रोविजंस अब एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। रिपील मतलब होता है कि पुराने वाले जो एक्ट थे ना, उनको खत्म कर दिया जाएगा और नया एक्ट लागू हो जाएगा। अब मान लेते हैं इस एक्ट में, इस एक्ट का जो लास्ट सेक्शन है ना 174, वो रिपील की बात करता है। तो अगर वो बोलेगा आपको कि ये एक्ट जिस दिन से लागू हो रहा है उस दिन से पुराना एक्ट खत्म हो जाएगा, अगर वो नहीं बोलता तो दोनों एक्ट लागू हो जाते फिर, है ना, दोनों एक्ट लागू हो जाएंगे। सर्विस टैक्स वाले सर्विस टैक्स वसूल रहे होंगे, जीएसटी वाले जीएसटी वसूल रहे होंगे। तो इस रिपील का मतलब होता है पुराने वाले प्रोविजंस को रोक देना, ठीक है। ओके जी, क्लियर है? करें क्लास एंड? चलो, तो आज की क्लास इतनी है हमारी, क्लास समाप्ति की घोषणा। सो टाटा, बाय बाय, टेक केयर।